आज का हमारा विषय है यौनता और दमन। तो ये विषय ऐसा है जिसपे कि भारतीयों को बात करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है। लेकिन आपके दुनिया में क्या बात हो रही है? कैसे पाप को धोया जाए, कहाँ जाके नहाया जाए, कहाँ जाके क्या खाया जाए, इस पे बहुत सारी बातें होती है। लेकिन यौनता को समझने पे भारत में उतनी ज़्यादा बातें नहीं होती। तो इस विषय पे बात करने से पहले मैं आपके दिमाग में कुछ रेफरेंस रखना चाहूँगा। तो मिशेल फूको या फूको इनको कह लीजिए, ये फ्रेंच फिलोसफर हैं। इनको बेसिकली माना जाता है पोस्ट मॉडर्न युग का दार्शनिक। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। इनका जो पहला वॉल्यूम था, इन्होंने 3 वॉल्यूम ऐसे लिखे। एक चौथा वॉल्यूम भी बाद में इनकी लिखी हुई थी, जो कि पब्लिश नहीं थी, जो कि प्रसारित बाद में हुई, पब्लिश हुई। द कंसेंट करके ऐसी पुस्तक है। तो 4th वॉल्यूम इसको कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 वॉल्यूम इन्होंने पब्लिश की थी। तो 20वीं सेंचुरी के फिलोसफर थे। इस पुस्तक को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो इसको थोड़े ध्यान में रख करके मिशेल फूको का हम लोग अपने संदर्भ में इसे समझने का कोशिश करेंगे। तो मिशेल फूको जो है बताते हैं कि कैसे विक्टोरियन एज, जो 18th सेंचुरी आप कह लो, 1839 1840 के अराउंड, जो 18th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग था, वो आपका कैसे विक्टोरियन एरा में अगर आप बात करें तो सेक्सुअल रिप्रेशन, सेक्सुअलिटी और उसकी जो रिप्रेशन है उसको कैसे वो कायम करती है, कैसे इंट्रोड्यूस करती है सोसाइटी में, और कैसे एक कम्युनिटी बन जाता है। तो मिशेल फूको इसी विषय पे बात करते हुए एक टर्म लाते हैं जिनको कहते हैं द रिप्रेसिव हिपोथेसिस। तो रिप्रेसिव हिपोथेसिस का मतलब ये है कि जब यौन जो क्रियाएं हैं उनमें ओपननेस को और उसके जो डिस्कोर्सेस हैं, राइट, उसको आपने ओपननेस को जो खत्म किया और जो डिस्कोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया, उसके कारण ये रिप्रेशन एक प्रकार का रहा और उसके कारण डिस्कोर्सेस बढ़ गए। और ये जो है डिस्कोर्सेस बेसिकली इतने बढ़े कि जो हमारा लॉ, स्टेट, सत्ता और जो शक्ति का केंद्र नहीं हुआ करता था यौन विचार, और वो एक्चुअली यौन विचार शक्ति और सत्ता का केंद्र हो गया। फिर नए नए पॉलिसीज बनने लगे सोसाइटीज में रिलेटेड टू द सेक्सुअलिटी, रिलेटेड टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, राइट। और खास करके विक्टोरियन एरा का ही अपना पहला पुस्तक में बात करते हैं और ये समझाते हैं कि कैसे इन डिस्कोर्सेस ने सत्ता को एक प्रकार का पावर दे दिया कि आपके शरीर पे और आपके जो यौन संबंध हैं किसी के साथ या जिस प्रवृत्ति के हैं उस पर उनका नियंत्रण आ जाए। और इस नियंत्रण के कारण सेक्सुअल रिप्रेशन पूरी तरह से सोसाइटी में फैल गई और एक जो पूरा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड हुआ ना, वो डेवलपमेंट ना होकर के एक प्रकार का डिस्कोर्सेस में फंस गया। और ऐसे डिस्कोर्सेस में जो कि एक लंबे अवधि तक सोसाइटी में सिर्फ सत्ता का और पावर का केंद्र बन गया, जो कि नहीं बनना चाहिए था, है ना। जो सेक्सुअलिटी है, जो यौनता है, वो इतना नॉर्मल है कि उसे संस्थागत करने की जरूरत भी नहीं थी। उसकी जो ओपननेस थी, जो उसकी प्रवृत्ति थी, प्रकृति थी, उसको वैसा ही रहने देते हैं आप। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखो भारत में भी आप देखोगे कि जितने भी व्यवस्थाएं रही हैं उनके पीछे ये सेक्सुअलिटी को ही कंट्रोल करने का सारा गेम रहा है। जैसे कि सती प्रथा थी, वो सती प्रथा इसलिए थी कि किसी वर्ण में, किसी जाति में जो स्त्रियां हो अधिक न हो जाए और उसके संबंध किसी दूसरे जाति वर्ण के पुरुषों से न बन जाए, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों को तो पढ़ने लिखने का, अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का कोई अधिकार वगैरह तो दे नहीं रखा था, है ना। अब इसके पीछे उनकी क्या धारणा थी यह तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर वो उनको एजुकेट कर देंगे, जिनको उनको गुलाम बना के रखना है, जिनके शरीर पे उनको अपना अधिकार रखना है, तो विद्रोह नहीं कर देंगे। तो सोसाइटी ने सदा से कोशिश क्या किया है कि दूसरे के शरीर पे तो नियंत्रण हो ही, साथ में उसके जो यौन संबंध है उस पर भी हमारा नियंत्रण हो। ठीक। तो मिशेल फूको इस पे एक टर्म यूज करते हैं, बायो पावर।
बायो पावर बेसिकली मतलब क्या है कि किस प्रकार से विक्टोरियन एज के बाद जो सेक्सुअलिटी है, कामुकता है या यौनता है, उसको कैसे डिस्कोर्सेस में ला करके सत्ता ने, मुख्यतः वो सत्ता जो कि बुर्जुआ सोसाइटी, बुर्जुआ समाज के जो लोग हैं, बुर्जुआ समाज आप ऐसा समझ लो कि एक जो मूवमेंट आया, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हो या कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत जगह हुए, एक उन सारी विचारधाराओं से एक मिडिल क्लास का ग्रुप निकला जिसके पास एजुकेशन हेल्थ थोड़े अच्छे से पहुंचे और वो एक अपर मिडिल क्लास बन गया। वो बुर्जुआ सोसाइटी के लोग आप समझ लो। या तो उनके पास जो है ना शक्ति का कोई आधार ऐसा अलग से नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी नैतिकता को सभी पे थोपा, और उस नैतिकता को थोपने के ही क्रम में सेक्सुअलिटी का और जो कामुकता थी उसके ऊपर एक रिप्रेसिव जो क्रियाएं हैं वो होने लगी। एक रिप्रेसिव मतलब आप कह सकते हो कि जो परसेप्शंस हैं वो उन पे लाद दिया गया पूरी सोसाइटी पे। तो भारत में भी ये चीजें होती रही और अभी भी ऐसी स्थिति है ना, क्योंकि यहाँ पे हर चीजें जो है ना अहंकार से जोड़ दी जाती है, ईगो से, प्राउड से जोड़ दी जाती है, जबकि ईगो और प्राउड का कोई ऐसा मसला है नहीं, ये कम्प्लीटली पर्सनल है। और अब देखना, धर्म का सबसे बड़ा जो होता है ना प्रहार, वो आपके इंटरपर्सनल मैटर्स पे होता है। इसलिए भारत में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि शरीर किसी का है ना, आत्मा किसी की, उसका जीवन, उसकी जीवन शैली होनी चाहिए, और उस पर नियंत्रण सत्ता का या किसी धर्म का नहीं होना चाहिए। उस पर नियंत्रण कंप्लीटली आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी यात्रा करनी है। ये जो शरीर है, यह जो मन है, इसकी यात्रा आपको करनी है, राइट। आप समाज में एक एग्रीमेंट में हो ना कि वी विल टेक केयर ऑफ ईच अदर इन द मैटर ऑफ इंटरफेरेंस, नॉट इन द मैटर ऑफ इंटरपर्सनल। जहां भी इंटरफेरेंसेस होंगे वहां पे, लेकिन इंटरफेरेंस जो है आपका उन मुद्दों में ही होना चाहिए जहां पे वायलेंस होने की सिचुएशंस है, ना कि जहां पे इंटरनल पर्सनल जो आपके रिलेशनशिप्स के मैटर्स है वहां पे उनका कोई दखल अंदाजी हो, राइट। तो उस दखल अंदाजी को खत्म करना बहुत जरूरी है, और उस दखल अंदाजी को खत्म किया जा सकता है जब एजुकेशन को जो है, यौन शिक्षाओं को, इन सबको एक नॉर्मलाइजेशन दिया जाए, है ना, समाज की स्वीकृति दी जाए, तब जाकर के ये चीजें होंगी। लेकिन जो मिशेल फुको का मैंने बात किया, उन्होंने बस ये समझाने की कोशिश की है अपने इस पहले वॉल्यूम में कि कैसे ये हमारा डिस्कोर्स का केंद्र रहा, जिसके कारण सत्ताओं ने अपनी इसका उपयोग किया, और इसके कारण कैसे बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशंस का ग्रोथ हो गया। फिर एक तरह के इसको कम्युनिटी बना दिया गया, जो यौनता है उसको कम्युनिटी बना दिया गया। अभी आप देखो सोसाइटी में जिस प्रकार से डिफाइन हुआ, द मॉडर्न जो सोसाइटी है, समाज है, उन्होंने जिस प्रकार से इसको डिफाइन किया ना, उस डेफिनेशन में इनका क्या है, मुख्य है कि इसका उपयोग सिर्फ विवाह के लिए है और प्रजनन के लिए है। तो जो बायो पावर की बात करते हैं मिशेल फुको, वो यही बात कर रहे हैं कि जब इसको हमने नॉर्मल डिस्कोर्सेस से ला करके स्पेसिफिक डिस्कोर्सेस में ला दिया, मेडिकल डिस्कोर्सेस में इतना ज़्यादा ला दिया, तो इसके जो एक साइकोलॉजिकल पहलू है वो चला गया मेडनेस की तरफ, कि जो इस प्रकार की क्रियाओं में है वो एक तरीके से पागल है, उसके इलाज होना चाहिए। फिर उसके लिए पूरी एक मेडिकल आप कह सकते हो कि व्यापार, पूरा जगत खड़ा हो गया। फिर अगर आप एक तरीके से बात करो तो जो मॉडर्न सोसाइटी अब इसको किस प्रकार से लेती, इसको सिर्फ दो ही प्रकार से लेने लगी, एक आपकी विवाह और एक प्रजनन, है ना। तो विवाह और प्रजनन के लिए ही बस ये रह गया, और पूरे जो उसको हम बोल रहे बुर्जुआ जो क्लासेस है, उसने पूरा जो अपना पावर है वो इस पे ही लगाया, इस पे ही केंद्रित किया कि इसको उसी के लिए बनाया जाए, राइट। इसमें कोई लिबर्टी ना दी जाए, जो ये है एज अ कमोडिटी, यौनता जो है एज अ कमोडिटी रहे, सेक्सुअलिटी एज अ कमोडिटी रहे, और इस कमोडिटी का सिर्फ सत्ता और धर्म के शक्ति के लिए उपयोग किया जाए। और वो शक्ति तब आ सकती थी जब पॉपुलेशन आते रहे,
विवाह होते रहे, बच्चे पैदा होते रहे। ठीक है, इसमें थर्ड डायमेंशन जो है ना, लिबर्टी ऑफ द सेक्सुअलिटी, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। द नॉर्मलिटी ऑफ द सेक्सुअलिटी जो है ना, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। और इस एलिमिनेशन के कारण ही सारे वर्जनाएं, जिसको टैबूज आप कहते हैं, वो आए। समझ रहे? तो भारतीय समाज में तो ये टैबूज बना ही हुआ है और बहुत लंबे समय तक बने रहने वाला है, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा है, अब भी बहुत अधिक मायने में कायम है। अगर कास्ट सेंसस हो जाए तो पता चल जाएगा कि किसने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है जातियों की सीमाओं को तोड़ करके बनी है ना। तो भारत में तो आप इसको समझ लो कि विवाह और प्रजनन तो बाद में आती है, पहले तो ये जाति की सीमाओं को बनाने के लिए समाज के द्वारा नियंत्रित किया गया। तो मिशेल फूको तो अभी अगर इस विषय पे बात करते तो शायद वो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम लिखते, 50-60 वॉल्यूम तो लिख ही देते, क्योंकि इतनी गहरी है इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक कुरीतियां आप कह लो इसको। तो इस संदर्भ में आपको यौनता और दमन को समझना होगा, राइट। और यू हैव टू ब्रिंग द नॉर्मलिटी, आपको इसमें समानता लानी पड़ेगी। इसको कुछ उतना बहुत ज़्यादा टूल देने की जरूरत नहीं है। जैसे जो युवा हैं वो भी अपने जीवन में इसको इतना ज़्यादा महत्व देने लगते हैं कि उनको लगता है कि ये धर्म और अध्यात्म बिल्कुल इन सब को त्याग करके ही होगा। ऐसा कुछ है नहीं। बी द नॉर्मल, आप नॉर्मल हो जाओ इन सब चीज़ों के प्रति, सहज हो जाओ इन सब चीज़ों के प्रति। तो जितने भी अगर जो मैडनेस एलिमेंट हैं, जिसको आप कह सकते हो कि मनोवृत्तियां हैं आपके लाइफ में से, वो निकल जाएगी। जो सेक्सुअल लाइफ में से मनोवृत्तियां हैं वो निकल जाएगी। जो सहज है वो रह जाएगा। और वो सहजता रह जाने के कारण ये होता है कि आप इसे बेटर अंडरस्टैंड कर लेते हो और वो आपको मन को समझने में बहुत ही मदद करता है ना। तो इस तरफ भी थोड़ा सा हमारे समाज को और हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको ध्यान देना चाहिए। सिर्फ है विवाह को पूरी अपनी ताकत लगा के, पूरा अपना जीवन खपा के इंस्टीट्यूशंस के हवाले आपको नहीं करना है, विवाह और प्रजनन के हवाले नहीं कर देना है। You have to understand this is something which is the necessity in the life, but not in extreme form, not in the madness form, but in sahajta, right? In the normality, right? And normality will go as it is normal. जो सहज है वो चला जाता है, जिसको आप असहज बनाएंगे वो आपके जीवन में रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा। तो सहज होना है इन सब चीज़ों के प्रति, है ना। तो मैंने मिशेल फूको का थोड़ा सा रेफरेंस लिया ताकि आपसे बातें हो सके इस विषय पे। बाकी बिना रेफरेंस के अगर मैं बातें करता तो आपके अहम को थोड़ा सा भी स्वीकृति नहीं होती चीज़ों की, है ना, क्योंकि अहम खोजता है रेफरेंस पॉइंट। जैसे आपका ये पूरा अस्तित्व है वो रेफरेंस पॉइंट ही खोज करके है अस्तित्व में। अगर वो रेफरेंस पॉइंट गायब हो जाएंगे आपके, तो आप इस अस्तित्व में भी ज़्यादा समय तक टिकोगे नहीं। तो आज हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं डिस्कोर्स। बाकी धन्यवाद।